हाय आरुष, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा लगा आपके 76 मार्क्स आए आरुष। और मैं सच बोलूं बहुत खुश हूं। जहां स्टूडेंट्स इतना स्ट्रगल कर रहे हैं मार्क्स स्कोर करने के लिए, आपने 76 मार्क्स स्कोर किए। आई एम रियली ग्लैड। मे गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर। बहुत अच्छा। और कैसा लग रहा है 76 मार्क्स स्कोर करके SCMP में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि एक ये जो SCMP सब्जेक्ट है, ये बाकी सब्जेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। क्योंकि थोड़ा ये अलग टेंजेंट पे है। जो केस स्टडीज है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। और ऑल्दो केस स्टडीज है थोड़े कम नंबर की, हम प्रैक्टिकल है ज़्यादा जिससे हम स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने भी इनिशियली आपकी क्लासेस, मैंने आपकी जो ऐप वाली क्लासेस है, वो अच्छा। मैंने सब्सक्राइब की थी 2019 में, ओके। अराउंड अक्टूबर। ओके। क्योंकि उस टाइम आर्टिकलशिप चल रही थी, और ये मुझे जो ऐप का कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मुझे ट्रैवल बहुत करना पड़ता था डेली आर्टिकलशिप के लिए। तो ओके। ये मैं जो मेरा जो थ्योरी आपके जैसा आपके क्लासेस होती थी, फर्स्ट हाफ प्रैक्टिकल एंड सेकंड हाफ थ्योरी। तो ओके। मैं ट्राई करता था कि वो जो थ्योरी पार्ट है उसमें नोटिंग भी बहुत कम होती थी, तो मैं वो ट्रैवलिंग के टाइम पूरी कवर कर लूँ। अच्छा अच्छा। चलो, ये तो बहुत अच्छा है। बहुत स्मार्टली आपने मतलब थ्योरी को पढ़ा। और यस। मतलब वो तो दिख भी रहा है नंबर से कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा, कितना समझदारी से आप लोग काम आपने किस तरीके से किया। आई एम रियली ग्लैड। अच्छा, मुझे थैंक यू एक सर। बात बताइए। आप मुझे जेन्युइनली बताइएगा कि आपको डर नहीं लगा इस सब्जेक्ट से? ऐसे ऐसा नहीं लगा कि यार ये एकदम आप कह रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया है? आपने कहा कि ये प्रैक्टिकल से बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच हो चुकी है और सब्जेक्ट से डिफरेंट है, तो आपको थोड़ा सा तो डर लगा होगा। हाँ सर, इनिशियली लगा था, बल्कि मैं तो कहूँगा मैंने बहुत यूट्यूब पे जैसे एक कुछ ढूंढने की कोशिश करी थी कि मेरे को भी केस स्टडीज के लिए कोई ट्रिक मिल जाए, ज्यादा अच्छा। मेहनत ना करनी पड़े और ओके। सॉल्व हो जाए। लेकिन एट द एंड वही है कि आपको स्टडी मटेरियल थॉरोली पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत बढ़िया। और कोई है ही नहीं, उसका चारा है ही नहीं, सिर्फ वही है, उसी से अच्छा स्कोर कर सकता है। और मैं बिल्कुल। बोलूंगा कि अगर आपके ये एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो गया तो ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट अपने आप हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो मुझे ये बताओ, आप कह रहे हो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो गया तो स्कोरिंग हो जाएगा, तो आपने हम्म। ऐसा किया क्या? मतलब व्हाट डिफरेंट यू डिड फ्रॉम अदर्स जिसकी वजह से आप इतना अच्छा स्कोर कर पाए? बिकॉज द बेसिक क्वेश्चन इज कि आपने आखिरकार क्या किया था जिसकी वजह से आप इतने अच्छे स्कोर कर पाए हैं, जिस ऐसे अटेम्प्ट में जहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं पास होने के लिए। ओके, तो सर मैंने जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी दो पार्ट में हो गई थी। एक तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल के लिए, हम्म। और एक मेरा हो गया था थ्योरी और केस स्टडीज के लिए। तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं क्या करता था, क्योंकि कॉस्टिंग में कुछ ज्यादा फॉर्मूलाज वगैरह नहीं है एसएफएम की तरह, वो बहुत एक अंडरस्टैंडेबल थ्योरी है जो आप इंटरप्रेट करके कर सकते हो। तो उसके लिए मैं क्या करता था सर, जैसे आपकी जो क्लासेस हो रही है, तो मैं क्लासेस देखता था, आप कोई कॉन्सेप्ट करा रहे हो थ्योरी का, वो देखते हो। आप जैसे ही किसी क्वेश्चन पे पहुंचते थे, तो मैं वीडियो पॉज कर देता था, क्लास को पॉज कर देता था, और वो क्वेश्चन मैं खुद पढ़ के खुद सॉल्व करता था। हम्म। और फिर वो सॉल्व करने के बाद अगर वो मेरा सॉल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया, और फिर उसके बाद आपका जो आप एक्सप्लेन करते थे क्वेश्चन को, वो मैं दोबारा देखता था, ताकि उससे ये श्योर हो जाए कोई ऐसा एंगल तो नहीं है जो मैं नहीं सोच पाया और सर ने बता दिया। ओके। तो मैं अगर गलत नहीं हूं तो मतलब मैं आपको इस तरीके से बोलूंगा, आपने थ्योरी पोर्शन को बहुत डिटेल में किया। आपने हाँ अपने सर। हाथ से क्वेश्चंस करके देखे, जैसे आप बोल रहे हैं। हाँ आपने जी सर, कॉन्सेप्ट को सारे। बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज किया कि ये कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छे से समझ में आना चाहिए। आपने अगर शायद ये भी कहा कि आपने उसको रियल लाइफ के एग्जाम्पल से भी एसोसिएट किया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या आप कुछ हाँ एडिशनल करना चाहेंगे? यस बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब मैंने सबसे पहले स्टार्ट कैसे किया था, मैंने सबसे पहले क्लासेस लेने के बाद मैंने सारे जितने भी मई 18 से लेके अब तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर और आरटीपी एमटीपी थे, वो सारे मैंने देखे, और हम्म। उनको मैंने एनालाइज किया। और फिर हम्म। एनालाइज करके ये पता लगा कि आईसीएआई कोई भी क्वेश्चन एक तो रिपीट नहीं कर रही है, और बिल्कुल। उसके अंदर एबीसी एनालिसिस भी ज्यादा काम नहीं आ रहा, क्योंकि आईसीएआई का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि इसी चैप्टर से ज्यादा पूछ रहे हैं, इससे ज्यादा पूछ रहे हैं।
हम्म। तो मतलब कुछ भी छोड़ तो सकते नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं छोड़ बिल्कुल। सकते, रिस्क नहीं ले सकते छोड़ने का, क्योंकि एक ही चैप्टर वो हो सकता है 40-50 मार्क्स का भी पूछ ले। हम्म। फिर उसके बाद मैंने ऐसे शॉर्ट लिस्ट करके दिसंबर में नया मटेरियल भी आया था, तो बहुत कम क्वेश्चंस बचे थे, जो अराउंड बस 5 या 6 क्वेश्चंस होंगे जो आईसीआई का बिल्कुल कवर नहीं थे, तो वो मैंने कर लिया। अच्छा। और उसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए जो आपकी बुक में, मैंने 13th एडिशन मेरे पास बुक थी, तो हम्म। वो वाले सारे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो हम्म। प्रैक्टिकल तो मैं बिल्कुल मतलब बिल्कुल मैं श्योर होना चाहता था कि मैं प्रैक्टिकल में तो बिल्कुल भी लूज नहीं कर सकता मार्क्स, बिल्कुल। प्रैक्टिकल तो मेरे को पूरा रखना ही रखना है। हम्म। फिर उसके बाद मैंने सेम स्ट्रैटेजी उसके लिए भी रखी, केस स्टडीज के लिए। तो केस स्टडीज के लिए भी मैं क्या करता था, पहले जैसे आप ने जो मोबाइल ऐप में जो क्वेश्चंस है केस स्टडी के, उसकी हर केस स्टडी की अलग अलग वीडियो थी उसके अंदर। तो उसके लिए भी सेम, मैं पहले आपकी वीडियो देखता था, और फिर वीडियो देखने के तुरंत बाद मैं खुद उसको सॉल्व करता था। तो एटलीस्ट मैंने 10-15 केस स्टडीज मैंने खुद सॉल्व करके देखी। तो उससे क्या हो रहा था कि कुछ कुछ जो पॉइंट्स थे वो तो मेरे एज इट इज मैच हो रहे थे, जो हम्म। आईसीआई के थे, क्योंकि मैंने तुरंत सुना था। कुछ पॉइंट्स थे कि मैं ये वाले, ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं आप, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल लगा रखे हैं तो उसके अंदर कोई डायमेंशन के अंदर मैं ये वाला एंगल भी लिख सकता हूँ। तो मैं वो लिख लेता था और मैं उसको हाईलाइट कर लेता था। फिर उसके बाद जब मैं नेक्स्ट रिवाइज, और वही चीज जो मैंने एडिशनल पॉइंट लिखा, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे आईसीआई के 2-3 केस स्टडीज हैं, तो मैं ये वाला पॉइंट भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैंने कंपाइल करके जो आईसीआई का मेन स्टडी मटेरियल है, एंड तक मैंने वो ही मैंने पूरा मिला था, उसमें काफी सारे मैंने पेजेस ऐड ऐड कर करके भी। तो फाइनल में मैंने एक पूरा एक वो स्टडी मटेरियल बना लिया था, पूरा एक कंपाइलेशन। और मैंने बार बार एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स वही बार बार मैंने रिवाइज किया। अगर मैं आपकी जो बातें बोली उसको समअप करना चाहूँ, जो अभी तक बोला, हम्म। ऐसा नहीं है कि मैं फिनिश कर रहा हूँ। द हाँ जी। पॉइंट इज, आपने ये बोला एक तो न्यूमेरिकल पे आपने पूरा कमांड बनाई, आपने मेरी बुक के सारे क्वेश्चंस किए। हाँ सेकंड जी आपने सर। बोला व्हेन यू कम टू थ्योरी या सब्जेक्टिव पोर्शन, आपने उसमें पहले कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल से समझा। सेकंड, हाँ जैसे मैं जी। हमेशा बोलता हूँ, रिवीजन हमेशा आईसीआई के स्टडी मटेरियल से करिए, आपने वही किया। हाँ थर्ड जी। आपने क्या किया, आपने एक बहुत समझदारी वाली चीज की, आप सिर्फ आईसीए के सॉल्यूशन पे रिलाय ना करके आपने अपना विजडम यूज किया कि इसके अंदर और क्या मॉडल्स अप्लाई किए जा सकते हैं जो कि किसी और केस स्टडी में आईसीए ने लगाए हैं या कोई और कॉन्सेप्ट कहीं और पढ़ाया है आईसीए ने। यस सर। आपने उसको वहां पे इंक्लूड करने की कोशिश की, क्योंकि यस सर। आप ये समझ गए कि जरूरी नहीं है कि हमें आंसर वही टीप के आना हो पेपर में, क्या पता नया क्वेश्चन आ जाए, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स लगा के देखने चाहिए। हाँ जी सर। क्या मैंने आपकी बात को सही तरीके से समराइज किया है? हाँ, बिल्कुल सर, ऐसे ही। चलो बहुत अच्छे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने बताया कि आपने आईसीआई के स्टडी मटेरियल को रेफर किया, पहले आपने हम्म। डिटेल में मेरी 13th एडिशन बुक पढ़ी, फिर आपने मेरी इस ऐप में से सारा कॉन्सेप्ट समझा, फिर आपने आईसीआई के स्टडी मटेरियल को फॉलो किया। यस सर। तो क्या आपने ऐसा भी कुछ किया था कि आपने कुछ की टर्मोलॉजीज वगैरह लेके चले हो कि आंसर के अंदर ये की टर्मोलॉजीज होनी चाहिए, या आप कुछ ऐसा लेके चले हो कि यार इसके निमोनिक्स याद कर लेते हैं, कि इनके मेन मेन हेडिक्स याद कर लेते हैं, या फिर एक और चीज करते हैं कई स्टूडेंट्स, तो पूरा का पूरा आंसर याद करने की या कॉन्सेप्ट रटने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू क्रैम एवरीथिंग। सो वेदर यू आल्सो डिड सम काइंड ऑफ सिमिलर थिंग? हाँ तो सर, इसमें स्टार्टिंग में मैंने कोशिश करी थी, मैंने एक केस स्टडी, जो केस स्टडी की बुक है उसमें से मैंने एक केस स्टडी क्रैम करने की कोशिश करी। अच्छा, और आप भी लेकिन सर, इसी लाइन पे शुरुआत में थे? हाँ सर बिल्कुल, मैंने क्रैम करने की कोशिश करी, लेकिन सर वो इतना बड़ा हो गया था, और फिर मुझे दिख गया था कि भाई ऐसे तो सारे नहीं हो पाएंगे, और जरूरी नहीं है वही केस स्टडी रिपीट होगी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत, मतलब एससीएमपी ऐसा पेपर है कि आईसीआई क्वेश्चंस रिपीट मुझे नहीं लगता कर रहा है, एक भी नहीं करता, वो सारे हर नए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया, जो आईसीआई का जो मेन स्टडी मटेरियल है, मैंने उसमें हर टॉपिक की कुछ लाइंस और कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए, कि मेरे को अगर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मुझे वो तो कोट करने ही करने हैं। 3-4 लाइंस मैंने हर टॉपिक की अंडरलाइन कर ली, मार्क कर ली, और मैंने उनको लर्न करने की कोशिश करी बार बार। और सिंस, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ था, मैं इमेजिन करके उसको थोड़ा अपने हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका एक वो था, एक 7 वेस्ट वगैरह था, तो आपने एक पीपीटी दिखाई थी, उसके अंदर हर एक
पॉइंट के लिए एक छोटा छोटा आपने वो GIF और छोटी छोटी एक फोटो यूज करी थी, तो मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट्स या फिर कोई भी एक इमेज अपने दिमाग में फॉर्म कर ली। तो सिंस वो मेरे फॉर्म थी, तो वो मेरे को डेफिनेशन लर्न करने में भी थोड़ा इजी होगी, और बार बार मैंने वो डेफिनेशन तो मतलब मार्क करना चाहिए और उसको जरूर मैं कोट आपकी करना बात चाहिए। को थोड़ा सा रिपीट कर दूं। आरुष ने ये बताया कि ये शुरुआत में सबसे पहले ये थोड़ा सा मिसगाइड हो गए थे, हम्म। और इन्होंने भी ये गलती की कि क्रैम करने की सोचा, क्योंकि इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ये सारी केस स्टडीज क्रैम कर लूं कि अगर रिपीट हो तो मैं सिमिलर आंसर लिख के आ जाऊं। बट इवेंचुअली ही अंडरस्टूड कि ये पॉसिबल नहीं है। इन्होंने पहले बोला था कि ही इवन ट्राई टू सर्च सर्टेन शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स कि किसी तरह केस स्टडी को मैं ऐसे ही बिना हाँ। मेहनत के करने की कोशिश कर लूं, बट इवन दैट फेल्ड। तो इन्होंने समझा कि यार इसमें तो समझ के ही काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिटेल में समझा कॉन्सेप्ट को, हर पॉइंट के बारे में, जिससे इन्होंने एक रिमेंबर रिकॉग्नाइज करना था कि हाँ मेरे को रिकॉल हो सके एग्जामिनेशन में। उस पॉइंट के लिए इन्होंने क्या किया, अपने दिमाग में एक इमेज बना ली। फॉर एग्जांपल मैं क्लास के अंदर GIFs दिखाता हूँ हर पॉइंट के लिए कि देखो, अगर जैसे ड्राइव आउट फियर है तो उसके लिए मैं दिखाता हूँ कि भूत को मारते हुए एक आदमी हाथ से भूत को मार रहा है ताकि वो डर डर दूर हो जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से इन्होंने हर पॉइंट के लिए इन्होंने अपना एक GIF या एक मेंटल रिकॉग्निशन बना ली, और उसके बेस पे इन्होंने हर पॉइंट को रिकॉल किया और कोशिश की टर्मिनोलॉजीज या की डेफिनेशंस को लर्न करने की। बाकी सारा कॉन्सेप्ट इन्होंने अपने मन से लगाया, उन्होंने बाकी कॉन्सेप्ट रट्टा नहीं मारा। उन्होंने वो कॉन्सेप्ट्स रियल केसेस जो क्लास में डील किए गए थे, या जो इन्होंने रियल लाइफ में न्यूज़पेपर में या आर्टिकलशिप में या कहीं और डिस्कस किए थे कभी लाइफ में, उनको एसोसिएट करके उसके ऊपर आंसर समझने के और लिखने की कोशिश की। क्या मैंने सही समझा? यस सर, बिल्कुल। अब जैसे आपका जो जैसे न्यूमेरिकल पोर्शन है, उसमें जैसे एक डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग वाला चैप्टर है, वो थोड़ा अलग होता है। तो उसमें भी मैं ये ऐसे ही इमेजिन करता था कि जैसे एक दो डिपार्टमेंट है, तो मैं ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट हूँ, तो मैं कैसे डिसाइड करता ताकि वो मेरे लिए सबसे प्रॉफिटेबल हो। तो बहुत बढ़िया। ऐसे मैं उसमें ही इमेजिन करके, तो ऐसे न्यूमेरिकल पोर्शन भी थोड़ा इजी हो जाता था। सो व्हाट ही डिड वाज कि ये अपने ऊपर सिचुएशन ले लेते थे कि मैं आज हम्म। उस सीट पे बैठ गया हूँ, अब मुझे डिसीजन लेना है व्हाट टू डू। आई एम द ट्रांसफरिंग डिवीजन और आई एम द ट्रांसफरी डिवीजन, व्हाट एवर इट इज, ट्रांसफरर या ट्रांसफरी जो भी हूं मैं, उसके बेस पे मेरे को डिसीजन लेना है, तो मेरे को कैसे लेना चाहिए। अच्छा आरुष, आप मुझे बताइए, तो आपने बहुत अच्छा गाइड किया। मैं अब थोड़ा सा एग्जामिनेशन पे आऊंगा। ये तो आपने स्टडी प्रिपरेशन के रिलेटेड गाइड किया। यस सर। एग्जामिनेशन में मैंने जनरली देखा है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि पहले सब्जेक्टिव टॉपिक जैसे कि केस स्टडी जैसे क्वेश्चंस उठाने चाहिए, या ओके। पहले न्यूमेरिकल्स को उठाना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है? लेकिन आपके ओपिनियन को बताने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि स्टूडेंट्स को जनरली पता नहीं होता। स्टूडेंट्स सोचते हैं क्वेश्चन वन कंपलसरी है। ऐसा कुछ नहीं होता कि क्वेश्चन वन कंपलसरी है। इसका मीनिंग ये होता है एक्चुअली 5 या 6 क्वेश्चंस आते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस के अंदर चॉइस होती है। क्वेश्चन वन के अंदर चॉइस नहीं होती। इट डजंट मीन कि क्वेश्चन वन कंपलसरी है। इवन इफ यू लीव द क्वेश्चन वन यू विल गेन फुल मार्क्स। इसका यस मतलब सर। ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन में चॉइस नहीं है, बाकी क्वेश्चंस में चॉइस है। इसका मीनिंग ये होता है। इसका मीनिंग ये नहीं होता कि चाहे आपको पेपर में आता है या नहीं आता, क्वेश्चन वन करके आना ही पड़ेगा। कमिंग यस बैक टू सर। आरुष, आरुष जरा आप बताइए कि आपने पहले थ्योरी को डील किया, मतलब सब्जेक्टिव टॉपिक को डील किया एग्जामिनेशन में, या फिर पहले आपने न्यूमेरिकल टॉपिक को डील किया था एग्जामिनेशन के अंदर? ओके। तो सर मैंने जैसे मिला तो मैंने पहले रीड किया, मैंने ऊपर ऊपर से सारे क्वेश्चंस गो थ्रू कर लिए। तो मेरे को एक क्वेश्चन दिखा आपका, वो टारगेट कॉस्टिंग और ABC कॉस्टिंग वाला, वो वो तो एग्जैक्टली सेम ही आ गया सेम था। था। हाँ सर। तो मैं उसमें कॉन्फिडेंट था, तो मैंने वहां से शुरू करा। तो अच्छा। इसलिए मैंने उसी सीरीज में शुरू करा, उसी सीरीज में पेपर किया जो क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा आता था सबसे बहुत ही पहले। सुपर। और सर जैसा आप बता रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आया था बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल का, और मैं इसको इतना थॉरली प्रिपेयर नहीं करके गया था। मैंने सिर्फ उसकी हेडिंग्स याद कर ली थी। मैं ओके। उसको ज्यादा थॉरली प्रिपेयर नहीं करके गया था। और एंड में थोड़ा टाइम भी कम बच गया था, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उसकी हेडिंग्स ही लिख दी। बहुत बढ़िया। तो नहीं, आपने बहुत स्मार्टली, मैं बिल्कुल आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने बहुत स्मार्टली वर्क किया, क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, एग्जैक्टली यही चीज कहता हूँ कि आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को
आप लोगों को वो क्वेश्चन सबसे पहले करना है जो आपको अच्छे से आता है, सो दैट एक तो देखो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, इंप्रेशन पड़े ना पड़े आपकी स्पीड भी उसी पे डिपेंड कर जाती है, हाँ आपका जी सर। कॉन्फिडेंस लेवल भी वहीं पे डिपेंड कर जाता है। अगर आप पहले एक ऐसा क्वेश्चन उठा लेंगे जो कि आप नहीं जानते तो आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा एंड यू विल डेफिनेटली फेल इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। यस और सर। आपकी स्ट्रेटेजी तो मेरे को बहुत रिमार्केबल लगी कि आपने पहले क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 15 मिनट्स में आपने ढूंढ लिया होगा उन क्वेश्चंस को कि कौन कौन से आपको हाँ जी आते हैं। सर। उसी को बिल्कुल आपने सर। यूटिलाइज करके सर्च किया था, कैसे किया, आपको क्या 15 हाँ। मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे? नहीं नहीं सर, बिल्कुल मैंने 15 मिनट्स पहले पेपर क्वेश्चंस देखे आराम से। मैंने इतना जल्दी नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कॉस्टिंग में क्या होता है कि कुछ एक जैसे मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था तो क्या हो रहा था, बार बार कुछ एक पॉइंट ऐसा हो रहा था जो मैं जल्दबाजी में पढ़ना भूल जाता था, जिसकी वजह से मेरा आंसर गलत होता था। तो मैंने पेपर में क्या किया, मैंने पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ा और फिर हम्म। उसके बाद मैंने आंसर बहुत ज्यादा स्पीड से लिखा, बल्कि मुझे तो पेपर देने के बाद ऐसा लग रहा था कहीं एग्जामिनर को मेरी राइटिंग समझने में बहुत प्रॉब्लम ना हो। नहीं नहीं, एग्जामिनर ट्रेंड होते हैं, आप चिंता मत करिए। ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं इस चीज के लिए, हम्म। अगर कोई पेपर में मान के चलिए हैंड राइटिंग इतनी गंदी है कि समझ में नहीं आ रही तो हेड एग्जामिनर के पास भेज दिया जाता है वो पेपर, क्योंकि हेड एग्जामिनर अराउंड 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले होते हैं, तो उनको पता होता है किस तरीके का आंसर कौन लिखता है, क्या मीनिंग है किसका। तो ऐसा नहीं होता गंदी हैंड राइटिंग के चक्कर में नंबर कट जाए, वो आपको हेड एग्जामिनर को भेज दिया जाता है एंड ही और शी चेक्स दी पेपर। ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन आपने अच्छा, बहुत अच्छा गाइड किया आरुष। अच्छा एक दो बातें और बताइए, आपने कितने यस सर। रिवीजन किए आरुष, ये भी मेरे को जानना है कि आखिरकार कितने रिवीजन्स करने चाहिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है? ओके सर, तो ये डिपेंड करता है, अगर किसी का अगर उसकी थ्योरी स्ट्रांग है तो वो कम भी कर सकता है, लेकिन मेरी थ्योरी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, तो मैंने हम्म। एटलीस्ट पेपर से पहले 4 to 5 टाइम्स उसको रिवाइज किया था उसको। अच्छा, तो थ्योरी में आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे थे या फिर आप हेडिंग्स को रट रहे थे? नहीं whether नहीं you were सर, cramming the कॉन्सेप्ट headings रिवाइज or कर you रहा were था। revising the concepts? नहीं सर, मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा था। जैसे मैं ज्यादा समरी मैं नहीं बना रहा था, क्योंकि मुझे समरी बनाना ज्यादा इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मेरे को पूरी लाइन ही पढ़नी चाहिए, ताकि मैं अगर पेपर में लिख के आऊँ तो मैं उसी लैंग्वेज में लिख पाऊँ जो आईसीएआई के अपनी स्टडी मटेरियल में यूज किया है। अगर मैं अपनी लैंग्वेज भी लिखना चाहूँ तो वो उसी वे में हो जिस वे में आईसीआई अपने स्टडी मटेरियल में बताता है। तो मैं बार बार बस वही रीड कर रहा था, और वही जैसे मैं रीड करता था तो वो जो मेरी माइंड में इमेज बनी हुई थी या शॉर्ट वीडियो या कुछ भी मैंने बना रखा था, तो वो रिकॉल हो रहा था बार बार। अच्छा, आपने कितने रिवीजन्स किए थे आपने ये तो बता दिया, लेकिन कितने कितने आवर्स के रिवीजन थे, मतलब मान के चलिए फर्स्ट रिवीजन में कितना टाइम लगा, सेकंड रिवीजन में कितना टाइम लगा, ये आप थोड़ा सा और गाइड करेंगे प्लीज? ओके सर, तो फर्स्ट रिवीजन तो मेरी बहुत एग्जॉस्टिव थी, मतलब हर रिवीजन में टाइम थोड़ा कम होता गया, क्योंकि हर बार जो मैंने मटेरियल किया था वो थोड़ा थोड़ा छोटा होता गया। तो मैंने फर्स्ट रिवीजन में एक बारी में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा था, तो मैंने जो फर्स्ट रिवीजन करी तो मुझे अराउंड 10 डेज लग गए थे। हम्म। फिर उसके बाद मैंने सेकंड रिवीजन करी थी, तो ऑलमोस्ट हम्म। 6 to 7 डेज लग गए थे। फिर उसके बाद वो एक महीना पेपर भी एक्सटेंड हो गए। फिर उसके बाद मैंने उस एक्सटेंशन में भी करा, फिर उसके बाद 5 डेज। और फिर मैंने उसी टाइम मैंने जब मैं रिवीजन कर रहा था तो मैंने रिवीजन करते हुए ही सोच लिया था कि जो मेरे को वो 1.5 डेज मिलेंगे तो उसमें किस किस तरह जाना है, पेपर से आके मेरे को कौन सा जो चैप्टर है वो पहले रिवाइज करना है, फिर उसके बाद मुझे न्यूमेरिकल्स कब करने के स्टडी, तो वो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था उस रिवीजन के साथ। तो वो 1.5 डेज वाली भी मैनेज हो गई थी। अच्छा आरुष, आपने देखिए गाइड तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन देखिए होता क्या है हर गाइडेंस के साथ, जैसे मैं कुछ दिन अभी 1 और 2 डेज अगो जयकृष्ण का भी इंटरव्यू ले रहा था, ही आल्सो स्कोर्ड 70 मार्क्स, प्रीवियस अटेम्प्ट में उसके 33 मार्क्स थे। सो होता क्या है उसके बाद भी कई स्टूडेंट्स के डाउट्स आए विच वर डिफरेंट, आपने भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए एंड इट मे बी पॉसिबल कि कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा हट के जो हमने यहाँ डिस्कस ना किया हो वो पूछना चाहें। सो इज यस इट सर। पॉसिबल कि वो आपको लिंक्डइन या फेसबुक पे, जिस पे भी आप अवेलेबल हो, उस पे पर्सनल मैसेज डीएम करके वो क्वेश्चंस पूछ सकें? आई विल नॉट शेयर योर पर्सनल नंबर ड्यू टू ओके। प्राइवेसी रीजंस, बट इज इट ओके। पॉसिबल कि वो आपको लिंक्डइन या फेसबुक पे आपको डीएम कर सके? यस सर, बिल्कुल श्योर, बल्कि बिल्कुल आप कर गाइड सकते करोगे? हैं, क्योंकि
हाँ जी सर, क्योंकि जब मैं भी कर रहा था, जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी, तो मेरा भी ऐसा मन कर रहा था कि चलो सर ने तो बताया ही है, सर ने तो पूरा एग्जॉस्ट दिया, लेकिन मैं किसी रैंक होल्डर या जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, मैं एक बार उससे बात कर लूं कि भाई उसने ऐसा क्या किया कि उसके इतने मार्क्स आ गए। तो बिल्कुल श्योर सर, कर सकते। चलो, आप लिंक्डइन पे अवेलेबल हैं या फेसबुक पे? मैं सर दोनों पे अवेलेबल हूँ। दोनों पे अवेलेबल है। आपका नाम ठीक है। साफ साफ लिख के आ रहा है, तो आप, इनका फेस हाँ भी बहुत हैंडसम है, अभी थोड़ा बाल काट रखे हैं, हाँ हाँ पढ़ाई सर। करता है ना, तो हाँ अभी जी तक पूरा उसमें जुटा हुआ था। अदरवाइज आप इनका नाम जानते हैं, किसी को ना मिले लिंक्डइन पे, आप मेरे को पिंग कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली कनेक्ट विद आरुष, एंड आई एम हाँ रियली थैंकफुल आरुष, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। आई एम रियली सर। ग्लैड कि आपने अपने जितने भी इंसाइट्स थे वो देने की पूरी कोशिश की। अगर कोई और थैंक यू इंसाइट सर। होगा, स्टूडेंट्स पक्का आपको तंग करेंगे, और मुझे मालूम है आप एंजॉय करेंगे उन इंसाइट्स को देने के लिए। विद दिस, बिल्कुल मे सर। गॉड ब्लेस यू, भगवान करे आप बहुत आगे तरक्की करें। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू।